प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। इससे पहले हम इस चैप्टर में वैद्युत रासायनिक सेल को पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, ये सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो हमारे वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इससे पहले जो हमने वैद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते थे। तो हम एक वैद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम एक पात्र लेते हैं, जिसे हम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम अक्रिय धातु प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो इसमें हमने अक्रिय धातु प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसमें तनु HCl भर लेते हैं। तनु HCl। अब इन इलेक्ट्रोडों को एक वायर के द्वारा हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक वैद्युत अपघटनी सेल है, वो बन जाता है। इस वैद्युत अपघटनी सेल में एक बात ध्यान रखने की है कि इस सेल में एनोड है वो पॉजिटिव होता है। इससे पहले जो हमने वैद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे, उसमें एनोड कैसा होता था? नेगेटिव होता था। इसमें एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्या हो गया? एनोड, और ये हो जाएगा कैथोड। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखो इस ध्यान से इस सेल में अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो जो हमारा एनोड है, एनोड, तो एनोड पर देखते हैं हम अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो जो हमारा तनु HCl है, ये टूट जाता है H+ और Cl- के अंदर। तो HCl कैसे टूट गया? H+ और Cl- के अंदर। उसके बाद में जो Cl- है, Cl-, ये क्या करता है? जैसे हमारा HCl हो गया, तो ये इस विलयन के अंदर किसके अंदर टूट रहता है? ये H+ और Cl- के अंदर। और जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, तो जो हमारा Cl- है, ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है, और H+ है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है। वो देखते इस सेल में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो Cl- है, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और किस में चेंज हो जाता है? 1/2 Cl2। इसका मतलब क्लोरीन ही होता है, लेकिन जो क्लोरीन है
वो एक द्विपरमाणु गैस होती है, इसलिए उसको हम 1/2 Cl2 लिख देते हैं, या इसको हम संतुलित करने के लिए 2 Cl ले सकते हैं। तो 2 Cl है, इससे Cl2 बन जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? 2 Cl है, ये दोनों जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देते हैं। तो जब ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और जो क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन है, माइनस वाला तो दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो खुद के तो दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे, और कौन सी गैस बन जाएगी? Cl2 गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1 था, Cl पर -4 है तो -1 हो गया। यहां क्लोरीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0। तो -1 है, उससे कितने में जा रहा है? 0 में। तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो एनोड पर हो गया ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण से एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है हमको? Cl2 गैस। तो कई बार पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वैद्युत अपघटनी सेल है, उसमें हमने वोल्टामीटर में तनु HCl ले रखा है, तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो यह अभिक्रिया हमको लिख करके आनी है। क्या ये पूछ ले हमसे कि एनोड पर निक्षेपित उत्पाद का नाम बताइए, तो आ जाएगा क्लोरीन गैस। उसके बाद में कैथोड पर हमारी अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखो अपचयन कैसे होता है। जो HCl है उसमें जो H+ आयन है, हम अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2H+ लेते हैं। तो 2H+ आयन है, जो इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इनको ये ग्रहण करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किए, और कौन सी गैस बना लेते हैं? H2 गैस। यहां Cl2 गैस बनी, और कैथोड पर कौन सी गैस बन गई? H2 गैस। अभिक्रिया देखो ध्यान से, देखो 2H+ दे रखे हैं हमको, दोनों H पर प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ये H+ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका प्लस खत्म हो गया। दूसरा H+ है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका भी प्लस खत्म हो जाएगा। इस H का 1 इलेक्ट्रॉन, इस H का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में बंध बना लेंगे, तो कौन सी गैस बन जाएगी? H2 गैस। तो यहां हमारी H2 गैस बन गई। तो ये अभिक्रिया तो हमारी एनोड पर होती है, ये कैथोड पर। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अपचयन। अब देखो अपचयन कैसे, यहां H पर क्या दे रखा है? प्लस। तो H पर प्लस दे रखा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण कितना है? +1 है। यहां इस H2 पर कोई चार्ज दे रखा है? नहीं दे रखा, तो यहां ऑक्सीकरण कितना है? 0। तो +1 से कितने में जा रहा है? ये 0 में, मतलब ऑक्सीकरण में कमी हो रही है, और ऑक्सीकरण में कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो इस प्रकार से कैथोड पर हमारी H2 गैस है वो निक्षेपित होती है। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि हमने वैद्युत अपघटनी सेल में तनु HCl का विलयन ले रखा है, तो आप बताओ कि कैथोड पर कौन सी गैस निक्षेपित होगी? तो आंसर आएगा H2 गैस, और एनोड पर Cl2 गैस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो ध्यान से देखना कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की
निक्षेपित या मुक्त हुई मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान सुनना आप। देखो, ये हमारा कोई सेल दे रखा है हमको। अभी थोड़ी देर पहले हमने वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था। इसमें एनोड पर तो क्लोरीन गैस मुक्त हुई और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। तो ये जो एनोड पर जो इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो हाइड्रोजन गैस है वो कितनी मुक्त हुई, ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमने इस विलयन में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की। यही तो कहते हैं नियम कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी कि वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, जैसे हमारे इलेक्ट्रोड हो गए, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की निक्षेपित या मुक्त हुई मात्रा, जैसे एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हुई है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। तो ये जो मात्रा है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा, हमने इसको एक बैटरी से जोड़ रखा है जिससे इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो ये विद्युत धारा है, जितनी हम प्रवाहित करेंगे इसके समानुपाती होगी। जितनी ज्यादा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा इन इलेक्ट्रोड पर Cl2 गैस और H2 गैस निक्षेपित होगी। निक्षेपित मतलब इकट्ठी होना, जैसे यहां इकट्ठी होगी Cl2 गैस या H2 गैस इकट्ठी होगी। तो ये नियम हमारा कहलाता है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो M यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। दोबारा सुनना ध्यान से, M बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। जैसे इस इलेक्ट्रोड पर Cl2 गैस निक्षेपित हुई है, इस इलेक्ट्रोड पर H2 गैस, तो ये जो निक्षेपित गैस की मात्रा है इसको हम क्या मान सकते हैं, M। तो M क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। ये किसके समानुपाती होती है, क्यों, क्यों मतलब आवेश, आवेश मतलब कितनी विद्युत धारा हमने दी उसके, तो ये आवेश के समानुपाती हो गई। अब अगर हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो हमको एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो यहां से मैंने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो स्थिरांक हमारा क्या आता है, W। तो M बराबर क्या आ गया, WQ। समानुपाती को हटाया, स्थिरांक क्या लगा दिया, W, और Q ऐसा कैसा आ जाएगा। ये हमारी समीकरण आ गई 1। तो यहां पर W क्या है हमारा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये W क्या कहलाता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और W निकालने का तरीका क्या है, तो W बराबर तुल्यांकी भार बटे 96,500। तो W हम कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार, उसमें कितने का भाग लगा देंगे, 96,500 का। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो W बराबर क्या आ गया, तुल्यांकी भार में 96,500 का हम भाग लगा देंगे। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो परमाणु भार ले लेंगे, इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसका भाग लगा देंगे। दोबारा सुनना ध्यान से, तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, परमाणु भार है इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग लगा देंगे हम, जिससे हमारा क्या निकल आएगा, तुल्यांकी भार। उसके बाद में तो यहां हमको दे रखा था M बराबर WQ के, और W क्या कहलाता था, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये निकालना कैसे है मैंने आपको 2 फॉर्मूले द्वारा बता दिया, आगे न्यूमेरिकल में जब काम में आएगा तब हम इसकी चर्चा करेंगे वहां। अब मैंने क्या किया, ये जो Q है, Q हमारा क्या है, आवेश। तो आवेश मैंने कर दिया 1 कूलाम आवेश कर दिया। जब हम
यहां Q बराबर 1 कूलाम रख देंगे, तो Q की जगह पर 1 रख दिया हमने, तो M बराबर किसके हो जाएगा? W के। देखो Q बराबर 1 है, तो M बराबर किसके हो गया? W के। यहां से हमारी W की परिभाषा भी निकल के आ जाएगी। देखो ध्यान से, अगर हमको W की परिभाषा चाहिए तो हमको यहां पर जो Q है इसको हम कितना रख देंगे? 1 कूलाम आवेश रख देंगे। देखो परिभाषा क्या निकल के आएगी हमारी, जब 1 कूलाम आवेश विलयन में प्रवाहित किया जाता है, तो यहां हमने विलयन के अंदर जो Q है आवेश है वो कितना प्रवाहित किया? 1 कूलाम। तो सेल के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, तो ये हमारा सेल था, इसमें हमने जो आवेश है वो कितना दिया? इसको 1 कूलाम दिया। तो जो सेल के जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इन पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इन पर जो ये पदार्थ की मात्रा इकट्ठी हो रही है, जैसे Cl2 गैस, H2 गैस, तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक W के तुल्य या बराबर होती है। तो M बराबर W के एक विशेष परिस्थिति में होता है, जब Q बराबर कितना कर दें हम? 1 कूलाम। तो ध्यान रखना, जब आवेश 1 कूलाम होगा तो M बराबर या निक्षेपित, M क्या है यहां पर? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, वो किसके बराबर हो जाती है? W। W मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। तो यहां से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या थी? M बराबर WQ। तो M बराबर WQ, ये हमारी समीकरण 1 है। तो जो हमारी ये समीकरण 1 है, इसमें हम Q का मान रख देते हैं। देखो Q क्या होता है हमारा? Q होता है आवेश। और आवेश हम कैसे निकालेंगे? आवेश निकालने का तरीका क्या है कि कितने एम्पियर की धारा और कितने समय तक प्रवाहित की गई। भाई ये जो हमारा सेल है, इसमें हमने करंट दिया, तो कितने एम्पियर का दिया करंट और कितने समय के लिए दिया, तो यहां T हमारा समय आ गया। तो Q बराबर कैसे निकालते हम? I इंटू T। तो I किसके अंदर ले लिया हमने? एम्पियर में। और T किस में ले लेंगे? समय किस में ले लेंगे हम? सेकंड के अंदर। तो देखो ध्यान से, पहले से समीकरण को देखते हैं। तो M बराबर हमारा था WQ, तो M बराबर W। अब Q की वैल्यू यहां पर रखते हैं। Q बराबर क्या है हमारा? I इंटू T। तो जहां Q था उसका मान मैं रख दिया IT। उसके बाद में ये हमारी समीकरण आ गई 2। तो ये जो समीकरण 2 है और ये जो समीकरण 1 है, ये दोनों भी हमारे आगे न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। अच्छा, उसके बाद में ये जो हमारा W है, W हमारा क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका हमको मात्रक देखना है। तो देखो मात्रक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो W निकालना है हमको, तो W को तो मैंने यहां रखा, तो IT है, ये M के बटे में आ जाएंगे। तो W बराबर M बटे IT। अब देखो M क्या है? इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। तो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है उसको मैंने ले लिया ग्राम में। I क्या है? I हमारी धारा हो गई एम्पियर में, कितने एम्पियर का करंट हमने दिया, तो इसको हमने एम्पियर के अंदर ले लिया। और T क्या है? समय। समय हमने किस में ले लिया? सेकंड के अंदर। तो W है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा? इसका हमारा जो मात्रक है वो आ जाएगा, ऊपर क्या है? ग्राम, एम्पियर इनवर्स का हो गया और सेकंड ऊपर आकर के इनवर्स का हो गया। तो ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो कई बार 1 नंबर का हमसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसका मात्रक या इकाई बताइए, तो इसकी इकाई आ जाएगी। इसकी परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा ये आ गई कि जब 1 कूलाम आवेश विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो सेल के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक W के तुल्य होती है।
इस W की हम एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, जो समीकरण 2 है इसमें अगर मैं I बराबर कर दूं 1 एम्पियर और T बराबर कितना कर दूं 1 सेकंड, तो M है वो किसके बराबर हो जाएगा W के। देखो ध्यान से, जो हमारी समीकरण 2 थी इसमें मैंने I है जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर कर दिया और समय कितना कर दिया 1 सेकंड कर दिया, तो I की जगह पर 1 आ जाएगा, T की जगह पर 1 आ जाएगा, तो M बराबर किसके हो जाएगा W के। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। देखो ध्यान से, जब सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, जब सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो सेल में जो इलेक्ट्रोड है इन पर निक्षेपित होने वाली ये पदार्थ की मात्रा है, इसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक W के तुल्य या बराबर होती है। जब सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इन इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा M इसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक W के तुल्य या बराबर होती है। तो ये किसकी परिभाषा आ गई हमारी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की। तो ये हमारी चर्चा होगी फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। हम फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल हमको क्या दे रखा है, NaCl के विलयन में 10 एम्पियर की धारा है 965 सेकंड तक प्रवाहित की गई। इनकी NaCl का विलयन लिया हमने, मतलब एक सेल बना लिया हमने, और ये जो हमारा सेल था ये वैद्युत अपघटनी सेल था, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और इसके अंदर हमने NaCl का विलयन ले लिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि NaCl के विलयन में 10 एम्पियर की धारा, यानी कि ये जो हमारा NaCl का विलयन था इसके अंदर NaCl है वो Na+ और Cl- के अंदर टूट गए, और इसमें हमने 10 एम्पियर की धारा दी और कितने समय तक 965 सेकंड तक प्रवाहित की गई, यानी कि इसमें हमने NaCl के विलयन के अंदर 10 एम्पियर की धारा दी इस बैटरी के द्वारा, और कितने समय के लिए दी 965 सेकंड के लिए। तो कैथोड पर निक्षेपित सोडियम का द्रव्यमान, तो ये हमारा क्या हो गया एनोड, और ये क्या हो गया कैथोड। तो देखो ध्यान से, जो हमारा एनोड है उस पर तो क्लोरीन गैस निक्षेपित होगी, और जो हमारा कैथोड है तो कैथोड पर निक्षेपित सोडियम का द्रव्यमान, तो कैथोड पर तो सोडियम आकर के इकट्ठा होगा और एनोड पर क्लोरीन गैस आकर के इकट्ठी होगी। एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से इकट्ठी होगी। देखो ध्यान से, NaCl है वो Na+ और Cl- के अंदर टूटता है। अब ध्यान दो, Na पर क्या है प्लस और Cl पर क्या है माइनस। तो जो हमारा Na+ है ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा सोडियम के अंदर, और जो Cl- है ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किसके अंदर चेंज हो जाएगा Cl, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 Cl2, प्लस में इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना,
जब हम इस NaCl के विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा सोडियम है, ये सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, सॉरी Na+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और सोडियम परमाणु के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। देखो Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम के अंदर चेंज हो गया। और ये जो सोडियम है, देखो Na पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, तो ये किसकी तरफ गमन करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव हमारा क्या है? कैथोड। तो कैथोड पर जाकर के क्या इकट्ठा हो जाएगा? सोडियम। उसके बाद में ये जो क्लोरीन है Cl-, ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और किसके अंदर चेंज हो जाएगा? Cl2 गैस के अंदर। तो ये जो गैस है हमारी, ये किस पर इकट्ठी हो जाएगी? एनोड पर। तो यहां कौन सी गैस इकट्ठी हो गई? Cl2। इसको लिखते हैं 1/2 Cl2। तो इस प्रकार से इस सेल के अंदर हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई। तो देखो कैथोड पर निक्षेपित सोडियम का द्रव्यमान। तो ये जो हमारा कैथोड था, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम इकट्ठा हो गया। तो ये निक्षेपित होने वाला जो सोडियम है या इकट्ठे होने वाला जो सोडियम है, इसका द्रव्यमान पूछा गया हमसे। यानी कि हमसे पूछा गया है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? m के द्वारा। और कौन सा पदार्थ है? सोडियम। तो MNA, ये पूछा गया हमसे। एक तो MNA को हम क्या पढ़ेंगे? निक्षेपित सोडियम का द्रव्यमान। और किस पर इकट्ठा होता है? ये हमारा कैथोड पर। अच्छा, उसके बाद में एनोड पर क्लोरीन का द्रव्यमान। तो ये हमारा एनोड था, इस पर कौन सी गैस आकर के इकट्ठी हुई थी? क्लोरीन गैस। तो हमको क्या निकालना है? दूसरा MCl2, ये ज्ञात करना है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? निक्षेपित क्लोरीन का द्रव्यमान। सोडियम का द्रव्यमान है, एनोड पर क्लोरीन का द्रव्यमान, तथा अभिक्रिया में कुल कितना NaCl खर्च हुआ। यानी कि हमको निकालना है MNaCl। देखो ध्यान से, एनोड पर हमारे बन रही है क्लोरीन गैस, कैथोड पर बन रहा है सोडियम। जब ये दोनों बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खर्च तो होगा भाई। यहां पर हमारी क्लोरीन गैस बन रही है, यहां क्या बन रहा है? सोडियम बन रहा है। तो ये दोनों जब हमारे बन रहे हैं तो कुछ हमारा खर्च भी होगा। और खर्च क्या होगा? NaCl। कुछ NaCl में से कुछ तो सोडियम बन जाएगा जो कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। Cl- किस में चेंज होता है? क्लोरीन गैस में, जो एनोड पर एकत्रित होती है। तो ये दोनों तो हमारे बनते हैं और खर्च क्या होता है? NaCl। तो कितना NaCl इस अभिक्रिया में खर्च हुआ बता सकते हैं यहां से हम भाई? जितनी क्लोरीन गैस बनी और जितना सोडियम बना, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कितना NaCl है वो खर्च हुआ। ये दोनों हमारे बन रहे हैं, मान लो ये बन रहा है हमारा 2 ग्राम, ये बन रहा है 3, तो कुल कितना बन रहा है पदार्थ? 5 ग्राम। तो ये खर्च कितना होगा? ये NaCl, ये भी 5 ग्राम होगा। तो देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। देखो इस पर आधारित बहुत प्रश्न आएंगे, इस प्रश्न को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझ लो। बाकी सारे प्रश्न है आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हमको तीसरा MNaCl है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता चला कि हमको ज्ञात क्या करना है प्रश्न में। निक्षेपित सोडियम का द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर, निक्षेपित क्लोरीन गैस का द्रव्यमान, और कितना अभिक्रिया के अंदर NaCl है वो खर्च हुआ। ये दोनों बने और ये खर्च हुआ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं MNa। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? WNA इंटू I इंटू क्या आ जाएगा हमारा? T। अभी तो हमने पढ़ा था। तो MNA बराबर क्या आ जाएगा? WNA I इंटू T। ये आ गया हमारे पास में। अच्छा, I दे रखा है हमको, देखो दे रखा है 10 एम्पियर। तो I बराबर कितना दे रखा है?
10 एम्पियर दे रखा है। उसके बाद में टी दे रखा है समय 965 सेकंड, तो टी बराबर हम कितना दे रखा है 965 सेकंड। तो जो हमारा MnA यानी कि निक्षेपित सोडियम की जो मात्रा है, इसको निकालने के लिए सोडियम के लिए वैद्युत रासायनिक तुल्यांक चाहिए हमको, एक I चाहिए और एक T चाहिए। प्रश्न में हमको I दे रखा है 10 एम्पियर, T दे रखा है 965 सेकंड। अब हमको केवल क्या चाहिए WnA। तो W ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, W क्या होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फैराडे के प्रथम नियम में। तो W हम कैसे निकालते हैं, तुल्यांक की भार बटे 96,500। अब हमको चाहिए तुल्यांक की भार, तो तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार बटे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो सबसे पहले जो हमारा सोडियम है, इसकी अभिक्रिया देखो कैसे हो रही है। Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में चेंज हो रहा है। सेल में जो हमारा कैथोड है उस पर यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस समीकरण से ही हमको तुल्यांक की भार निकल जाएगा हमारा। तो देखो परमाणु भार, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 बटे। उसके बाद में इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को कितना स्थानांतरण हो रहा है, एक का। तो 23 में कितने का भाग लगा देंगे, एक का। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा तुल्यांक की भार निकल आएगा। तो तुल्यांक की भार से कितना आ गया 23 बटे 1 या 23 आ गया। तो तुल्यांक की भार तो 23 आ गया हमारा, तुल्यांक की भार आ गया 23। इसको यहां लिख देते हैं। तो W बराबर या WnA लिख देते हैं हम। तो WnA बराबर क्या आ जाएगा, तुल्यांक की भार से कितना आया 23 बटे 96,500। तो ये हमारा क्या आ गया WnA। देखो एक बार दोबारा देखना ध्यान से, W कैसे निकालते, तुल्यांक की भार बटे 96,500। और तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे हम, परमाणु भार। सोडियम का परमाणु भार बताओ कितना होता है 23 होता है। तो 23 लिख दिया बटे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, एक का। तो 23 में एक का भाग लगाएंगे 23 ही आ जाएगा। तो तुल्यांक की भार तो हमारा 23 आ गया, बटे कितना करना है 96,500। तो ये हमारा आ गया WnA। तो देखो इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम MnA बराबर WnA हमारा कितना आ गया 23 बटे 96,500। उसके बाद में I कितना है हमारे पास में 10 एम्पियर। तो गुणा आ गया 10 गुणा T कितना है 965 सेकंड। तो 965। देखो इसमें गणना बिल्कुल आसान है, एक जीरो से तो हमारा एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 965 है, इसका भाग 9,650 में पूरा 10 बार चला जाएगा। तो 10 बार चला गया तो 23 बटे 10, और 23 में 10 का भाग लाइन कितना आ जाएगा 2.3। तो MnA बराबर कितना आ गया 2.3 ग्राम। यानी कि जो हमारा कैथोड है इस पर निक्षेपित सोडियम की मात्रा कितनी आ गई 2.3 ग्राम। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही था, कैथोड पर निक्षेपित सोडियम का द्रव्यमान। तो ये कितना आ गया 2.3 ग्राम आ गया। दूसरा देखो, दूसरा हमको निकालना है MCl2। देखो MCl2 हम कैसे निकालेंगे, तो WCl2 I इंटू टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में अब हमको क्या चाहिए इसमें, केवल WCl2 चाहिए। I तो हमको दे रखा है 10 एम्पियर और T कितना दे रखा है 965 सेकंड।
तो अब हमको केवल क्या चाहिए, WCl2। तो सेम वही तरीका है निकालने का। W बराबर कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार बटे 96,500। तो हमको निकालना है WCl2। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, परमाणु भार। तो परमाणु भार क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 बटे क्या जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो ध्यान से, यहां Cl माइनस है, ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1/2 Cl2 में चेंज हो रहा है। तो यहां स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो 35.5 में जब आप 1 का भाग लगाओगे तो 35.5 आ जाएगा हमारा। तो तुल्यांकी भार तो हमारा आ गया 35.5 बटे कितना करना है हमको, 96,500। तो ये हमारा क्या आ गया, WCl2। मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा Cl2 है उसके लिए वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो देखो WCl2 हमारे पास कितना आ गया, 35.5 बटे 96,500 गुणा आई कितना है, 10 एम्पेयर। टी कितना है, 965। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, ये 965 है, इससे कितने बार कट जाएगा, 10 बार, 9,650। तो 35.5 के अंदर 10 का भाग लगाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 3.55 ग्राम। तो हमारे पास में जो MCl2 है वो कितना आ गया, 3.55 ग्राम। तो ये हमारा आ गया 3.55 ग्राम। तो दूसरा हमारा आ गया एनोड पर क्लोरीन का द्रव्यमान। अब तीसरा हमको क्या निकालना है, अभिक्रिया में कुल कितना NaCl है वो खर्च हुआ। तो हमको निकालना है अब MnACl, या क्या लिख सकते हैं, खर्च NaCl की मात्रा। तो देखो ये कैसे निकल गया हमारा। तो इसको निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, भी जितना हमारा पदार्थ बना है उतना ही हमारा खर्च होगा। तो बना कितना है, Na कितना बना है, 2.3 प्लस कितना कर देंगे, MCl2 कितना बना है, 3.55। तो कुल कितना आ गया हमारा, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और ये 5। तो कितना आ जाएगा, 5.85 ग्राम, 1 5 हो आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, खर्च NaCl की मात्रा। तो देखो ध्यान से, इस प्रश्न को हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।